नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर। तो बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सभी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे और प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखेंगे और उत्तरों को याद भी करेंगे, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ से प्रश्न नंबर 1 बेटा पूछा है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो सिंचाई में क्या प्रयोग किया जाने लगा था? तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहट। क्या प्रयोग किया जाने लगा था बच्चों? रहट प्रयोग किया जाने वाला था। सही उत्तर हो जाएगा आपका रहट। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 बेटा, जहाँ से पूछा है चित्तौड़ किला स्थित है। तो चित्तौड़ किला कहाँ स्थित है? तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ स्थित है चित्तौड़ किला? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 बेटा, आपसे पूछा है बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्व में। कहाँ पर स्थित है बच्चों? पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 बेटा, आपसे पूछा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन बी, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5, जहाँ बेटा आपसे पूछा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? सरकार द्वारा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको बेटा रिक्त स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा है संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी के साथ विवाह किया। कौन सी रानी के साथ विवाह किया था बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा दुर्गावती। किसके साथ किया था? रानी दुर्गावती के साथ विवाह किया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, रामानुज विष्णु भक्त से बहुत प्रभावित थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अलवारों से। किससे प्रभावित थे? अलवारों से प्रभावित थे। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 8, महासागर एवं समुद्र का जल होता है। तो महासागर एवं समुद्र का जल कैसा होता है बच्चों? खारा होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है बीमारियां कहलाती है। तो कौन सी बीमारी है बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है? तो उसे कहते हैं हम संक्रामक। क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, जहां आपसे पूछा है द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या भाग है वो? उत्तर हो जाएगा समोआ। क्या हो जाएगा? समोआ। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, जहाँ आपसे पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। जो प्रश्न नंबर 11 बेटा पूछा है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए बेटा हम सभी पेपर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं और सभी उत्तरों को याद भी कर लेते हैं, ताकि आपका कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन बेटा, जहाँ आपसे पूछा था प्रश्न नंबर 17वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा होने से समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, आपसे बेटा पूछा है गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए, कोई 4। तो गंगा नदी तट पर स्थित शहरों के नाम इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, कोलकाता, हरिद्वार और आदि। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 13, जहाँ बेटा आपसे पूछा है सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जहाँ आपसे पूछा था प्रश्न नंबर 13। तो उत्तर हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, कई प्रकार के सांप और छिपकलियां आदि हैं। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 14, आपसे पूछा है भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो विधायिका हो जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसके बाद है मीडिया। उसके बाद हम जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा, जहाँ आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 15, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 40.40% एवं महिला साक्षरता दर 15.35% है। प्रश्न नंबर 16 बेटा पूछा है आपसे संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में एक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 3 नंबर में पूछा है। प्रश्न 17वां बेटा आपसे पूछा है मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका उत्तर। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की विशेषता निम्न है। पहला हो जाएगा भूमि मूल्यांकन की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। दूसरा है औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य हिस्सा था। उसके बाद तीसरा आमतौर पर भुगतान नकद में किया जाता था।
प्रश्न नंबर 18 बेटा आपसे पूछा गया है, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका, उत्तर है बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाजारें अलग अलग इलाकों में अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सेना के अभियानों के समय भी यही लोग अपने बेलों पर सेना के लिए खाने पीने के सामान की ढुलाई करते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सेना के लिए 1 लाख बेल अनाज ढोते होंगे। प्रश्न 19वां बेटा आपसे पूछा गया है, शेल किसे कहते हैं? शेलों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शेल या चट्टान कहते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो आप देख लीजिए आपकी शेलें, जैसे आग्नेय शेल हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अवसादी शेल और तीसरा है कायांतरित शेल। उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की बेटा, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 20 पूछा है, पवन किसे कहते हैं? पवनों के मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर देख लेते हैं हम बच्चों। उत्तर है आपका, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनों के प्रकार, पवनों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हो जाएगा स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरा होगा मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा होगा बेटा स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उसके बाद हम आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 21, जहाँ आपसे पूछा गया है, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा इसलिए होता है क्योंकि इन दुकानों से जुड़े कई खर्च होते हैं। इन खर्चों में दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क और कर्मचारियों की तनख्वाह शामिल है। इन्हें ओवरहेड लागत भी कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 22 बेटा, जहाँ आपसे पूछा है ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप खुद ऑनलाइन खरीदारी करते तो आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जा सकती है। तो देख लीजिए इसका उत्तर, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपको किसी विश्वसनीय वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना खाता बनाना होगा और वहां से खरीदारी करनी होगी। प्रश्न नंबर आपको दिया हुआ है बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपसे 5 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे हैं। तो प्रश्न 23 बेटा पूछा है, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और साथ ही डंका से रुपया भी प्रभावी ढंग से जारी किया। उन्होंने एक प्रभावी डाक प्रणाली का आयोजन किया। प्रश्न 24 बेटा आपसे पूछा गया है, चोल शासन काल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, चोल शासन काल में कृषि और सिंचाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। पहला हो जाएगा, कावेरी नदी पर पत्थर के बांध बनाए गए थे। उसके बाद है दूसरा, इन बांधों से नहरों के जरिए दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। तीसरा हो जाएगा, कई कुएं खोदे गए थे। चौथा है बच्चों, पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे। उसके बाद है 5वां, टैंक समितियां और उद्यान समितियां भी थी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 पर बेटा, जहाँ आपसे पूछा गया है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है, समझाइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यहाँ हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए ज़मीन देता है। पर्यावरण से हमें कई तरह के संसाधन मिलते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न 26, आज का लास्ट प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है, सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सेंसरशिप का मतलब है कि किसी सामग्री को सरकार या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा रोकना या नियंत्रित करना। यहाँ किसी विशेष सामग्री को सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने से रोकने के लिए किया जाता है। सेंसरशिप के जरिए समाज के हित में रहकर विवादास्पद या आपत्तिजनक विषयों को नियंत्रित किया जा सकता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।